ऑडोरा में आपका स्वागत है, जहां हर दिन हम आपके लिए नई किताबें लेकर आते हैं। आज की किताब है सत्यजीत राय की कहानियां, और इसमें से हम सुनेंगे इस किताब की दूसरी कहानी, जिसका नाम है फ्रिंज। सोचिए जरा, आधी रात को किसी अनजानी जगह पर आपकी नींद टूटे और आपको महसूस हो कि आपकी छाती पर कोई चीज चल रही है। कोई बिल्ली या चूहा नहीं, बल्कि दो पैरों वाला कुछ। तो आप क्या करेंगे? मेरे दोस्त जयंत के साथ यही हुआ था। उसने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली थी। चारों तरफ खूब अंधेरा था। कमरे में सन्नाटा था, इतना कि उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। वो चीज अब भी उसकी छाती पर थी, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जयंत का पूरा शरीर जैसे जम गया था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर वो चीज अचानक चली गई। जयंत कुछ देर तक वैसे ही सांस रोके पड़ा रहा। फिर उसने हिम्मत करके बगल में रखे टेबल लैंप का स्विच ऑन किया। रोशनी फैलते ही उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। बिस्तर के नीचे, सूटकेस के पीछे, दरवाजे के पास, मगर वहां कोई नहीं था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा सोने से पहले था। वो शायद इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाता, अगर उसकी नजर अपनी सफेद रजाई पर न पड़ती। रजाई पर हल्के कत्थई रंग की छोटी छोटी गोल छापे थी, जैसे किसी नन्ही चीज के गीले पैर हों। वो निशान कहां से आए? और वो दो पैरों वाली चीज क्या थी जो अंधेरे में आई और अंधेरे में ही गायब हो गई? इस सवाल का जवाब उस रात में नहीं, बल्कि जयंत के बचपन में छिपा था। एक ऐसा बचपन जिसे वो खुद भी लगभग भूल चुका था। उस डरावनी रात से कुछ दिन पहले मैं, यानी शंकर, और मेरा बचपन का दोस्त जयंत उस पुरानी याद को फिर से जीने के लिए ही बूंदी पहुंचे थे। जयपुर और उदयपुर जैसी मशहूर जगहों को छोड़कर जयंत ने बूंदी आने की जिद की थी, क्योंकि 31 साल पहले जब वो सिर्फ 6 साल का एक छोटा सा बच्चा था, वो इसी सर्किट हाउस में अपने पिता के साथ रुका था। यहां आने के बाद से ही मैं देख रहा था कि वो कुछ खोया खोया सा है। चुपचाप बस हर चीज को घूरता रहता, जैसे किसी भूली हुई कहानी के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उस शाम हम बगीचे में बैठकर चाय पी रहे थे, जब उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, जानता है शंकर, बात बड़ी अजीब है। बचपन में जब मैं इन कुर्सियों पे बैठता था तो ये मुझे सिंहासन जैसी लगती थी, और सामने वाला वो ड्राइंग रूम इससे 2 गुना बड़ा लगता था। अगर आज यहां नहीं आता तो शायद वो यादें वैसी की वैसी ही रहती। मैं उसकी बात सुन ही रहा था कि वो अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें बगीचे के दूर एक कोने में टिक गईं। फिर वो धीरे से बुदबुदाया, देवदारू। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो कुर्सी से उठा और तेजी से पेड़ पौधों के बीच में से होता हुआ अहाते के उस कोने की ओर बढ़ गया। मैं हैरान था, अचानक उसे देवदारू के पेड़ की बात कैसे याद आ गई। कुछ ही पलों में उसकी आवाज आई, है यहीं पर है, जहां था ठीक वहीं। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो उस पुराने देवदारू के पेड़ को एकटक देखे जा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने पूछा, इस पेड़ में ऐसा क्या है? उसने कुछ देर तक भौहें सिकोड़कर पेड़ को देखा, फिर धीरे से सिर हिलाकर बोला, वो बात अब याद नहीं आ रही है, पर मैं किसी वजह से इस पेड़ के पास आया था और यहां यहां आकर कुछ किया था। एक अंग्रेज। अंग्रेज? ना ना, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। उस वक्त मुझे क्या पता था कि उस देवदारू के पेड़ की छांव में और जयंत की भूली हुई याद में एक ऐसा राज दफन था जो जल्द ही हमारी रातों की नींद उड़ाने वाला था। उस रात खाना खाने के बाद जब हम सर्किट हाउस की बैठक में बैठे थे, तो जयंत को धीरे धीरे और भी पुरानी बातें याद आने लगी। वो बताने लगा कि उसके पिताजी किस सोफे पर बैठकर चुरुट पीते थे और उसकी माँ कहाँ बैठकर स्वेटर बुनती थी। और इसी तरह बातों बातों में उसे उस गुड़िया की बात भी याद आ गई। गुड़िया मतलब लड़कियों वाली डॉल नहीं, उसने कहना शुरू किया। मेरे मामा स्विट्जरलैंड से 10-12 इंच लंबी स्विस पोशाक पहने एक बूढ़े आदमी की मूर्ति लाए थे। वो देखने में इतनी असली लगती थी जैसे कोई छोटा सा जीता जागता इंसान हो। उसके हाथ पैर, उंगलियां और कमर सब कुछ इस तरह से बने थे कि उसे जैसे चाहे घुमाया फिराया जा सकता था। चेहरे पर हमेशा एक हंसी तैरती रहती थी और सिर पर एक छोटी सी स्विस पहाड़ी टोपी जिस पर पंख लगा हुआ था।
जयंत ने बताया कि जिस बूढ़े कारीगर से मामा ने वो गुड़िया खरीदी थी, उसने मजाक में कहा था कि उसका नाम फ्रेंड्स है और इसी नाम से इसे पुकारना। दूसरे नाम से पुकारोगे तो जवाब नहीं मिलेगा, उसने कहा था। जयंत ने एक गहरी सांस ली और बोला, बचपन में मुझे बहुत से खिलौने मिले थे, माँ बाप की इकलौती संतान था ना। मगर जब मामा ने मुझे फ्रेंड्स दिया तो मैं अपने सारे खिलौने भूल गया। रात दिन बस उसी को लेकर पड़ा रहता था। यहाँ तक कि मैं फ्रेंड्स से घंटों बातें करने लगा था। बातें बेशक एक तरफा होती थीं, पर फ्रेंड्स के चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसकी आंखों में जो भाव था, मुझे लगता था कि वो मेरी हर बात समझता है। कभी कभी तो ये भी महसूस होता कि अगर मैं बंगला की जगह जर्मन भाषा में बात कर सकता तो शायद वो जवाब भी देता। इतना कहकर वो कुछ देर के लिए चुप हो गया। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 9:30 बज चुके थे। मैंने आखिरकार पूछा, तो फिर वो गुड़िया कहाँ चली गई? जयंत अब भी कुछ सोच रहा था। उसने कुछ देर बाद जवाब दिया, इसे बूंदी ही लाया था, यहीं टूट गई थी। टूट गई? कैसे? एक दिन जयंत ने बताया, हम बाहर बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे। मैंने फ्रेंड्स को बगल में घास पर रख दिया था। तभी चाय की प्याली अचानक मेरे पैंट पर गिर पड़ी। मैं पैंट बदलने बंगले के अंदर गया और जब लौटकर बाहर आया तो फ्रेंड्स वहां नहीं था। थोड़ी खोज पड़ताल करने पर देखा कि सड़क के 2 आवारा कुत्ते मेरे फ्रेंड्स को लेकर टग ऑफ वॉर खेल रहे थे। वो बहुत मजबूत चीज़ थी, इसीलिए 2 टुकड़ों में तो नहीं बंटी, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था और सारे कपड़े फट गए थे। मेरे लिए फ्रेंड्स का कोई वजूद ही नहीं बचा था। ही वॉज डेड। उसके बाद जयंत की कहानी मुझे बहुत दिलचस्प लग रही थी। उसके बाद क्या? मैंने नियमानुसार फ्रेंड्स की अंत्येष्टि कर दी। मतलब उसी देवदारू के पेड़ के नीचे उसे दफना दिया। इतनी देर के बाद उस देवदारू के पेड़ का सारा रहस्य मेरे सामने खुल चुका था। उस पेड़ से जुड़ी जयंत की वो भूली हुई याद अब मेरे सामने साफ थी। उस रात हम सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। कमरा काफी बड़ा था और उसमें 2 अलग-अलग पलंगों पर हमारे बिस्तर लगे थे। दिन भर की थकान के कारण तकिए पर सिर रखते ही मुझे नींद आ गई। पता नहीं रात के कितने बजे थे, किसी आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने देखा जयंत अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और टेबल लैंप की रोशनी में उसका चेहरा घबराहट से सफेद पड़ रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? जयंत ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक अजीब सवाल पूछा, इस सर्किट हाउस में बिल्ली या चूहे जैसी कोई चीज है क्या? मैंने कहा, हो सकती है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कोई चीज छाती पर चढ़कर गई, उसी से मेरी नींद टूट गई। उसने ये भी बताया कि इससे पहले भी एक बार उसकी नींद टूटी थी, जब खिड़की से खच-खच जैसी खरोचने की आवाज आ रही थी। मैं बिस्तर से उतरकर कमरे के हर कोने में देखने लगा, पलंग के नीचे, सूटकेस के पीछे, बाथरूम में, मगर वहां कुछ भी नहीं था। मैं जयंत को यही बताने वाला था, तभी उसने मुझे धीमी आवाज में पुकारा, शंकर। मैं वापस आया तो देखा वो अपनी सफेद रजाई को घूर रहा था। उसने रजाई का एक हिस्सा रोशनी की तरफ करके कहा, ये देखो, ये क्या है? मैंने झुककर देखा, रजाई पर हल्के कत्थई रंग की छोटी छोटी गोल छापें थीं। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अरे ये बिल्ली के पंजों के निशान होंगे। तुम पुरानी बातें याद करके थोड़ा परेशान हो, शायद बुरा सपना देखा होगा। अगले दिन हम बूंदी का किला देखने गए। शुरू में तो जैन बहुत खुश था, बचपन की एक एक चीज पहचान कर बच्चों की तरह चहक रहा था। लेकिन घंटे भर में ही उसका सारा उत्साह जैसे हवा हो गया। वो फिर से गुमसुम और बेचैन हो गया और किले की छत पर जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। गाड़ी में वापस लौटते वक्त मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने कहा, तुझे क्या हुआ है, ठीक ठीक बता, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जयंत ने सिर हिलाकर कहा, कहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कहूंगा तो तू यकीन नहीं करेगा। फिर भी बता तो सही। जयंत ने गहरी सांस ली और उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। वो बोला, कल रात फ्रेंड्स हमारे कमरे में आया था। रजाई पर जो निशान थे वो फ्रेंड्स के पैरों की ही छाप थी।
मैं सन रह गया। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने अपनी आंखों से तो कुछ नहीं देखा था? नहीं, उसने जोर देकर कहा, पर इतना जरूर है कि मेरी छाती पर जो चीज चल रही थी वो 4 पैरों की नहीं, 2 पैरों की ही थी। ये बात मैं साफ साफ महसूस कर रहा था। जयंत की बात सुनकर मैं सन्न रह गया था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरे दोस्त का दिमाग बचपन की किसी बुरी याद के बोझ तले दबता जा रहा है। अगर उसे इस वहम से बाहर नहीं निकाला गया तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। शायद यही एक तरीका था उसे सच्चाई दिखाने का। मैंने जयंत से कहा, सुन, अगर फ्रिंस को वाकई उस पेड़ के नीचे दफनाया गया था तो आज भी उसके कुछ हिस्से वहां जरूर होंगे। कपड़े तो गल गए होंगे, पर उसके पीतल के बटन या बेल्ट का बकल, वो तो मिट्टी में वैसे ही पड़े होंगे। हम उस जगह को खुदवाते हैं। जब तू अपनी आंखों से देखेगा कि वो सिर्फ एक टूटी फूटी गुड़िया है तो तेरे मन का ये डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। मेरा ये सुझाव सुनकर जयंत कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से राजी हो गया। दोपहर के खाने के बाद हम बगीचे में पहुंचे। मैंने माली को ढूंढा और उसे 5 रुपए की बख्शीश दी और देवदारू के पेड़ के नीचे थोड़ी सी जमीन खोदने को कहा। पहले तो वो हमें अजीब नजरों से देखने लगा, लेकिन फिर पैसे लेकर राजी हो गया। जयंत मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और एक अजीब सी घबराहट उस पर छाई हुई थी। माली कुदाल ले आया। हम तीनों उस देवदारू के पेड़ की तरफ बढ़े। पेड़ के तने से करीब 1.5 हाथ दूर एक जगह की ओर इशारा करते हुए जयंत बोला, यहीं। ठीक से याद है ना? मैंने पूछा। जयंत ने कुछ नहीं कहा, बस हामी में सिर हिला दिया। माली जमीन खोदने लगा। वो मजाक में पूछ रहा था कि कहीं जमीन के नीचे कोई खजाना तो नहीं कड़ा है। ये सुनकर मैं तो मुस्कुरा दिया, पर जयंत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अक्टूबर की हल्की गर्मी में भी उसके माथे पर पसीना आ गया था। वो बस एक टक नीचे जमीन की ओर देखे जा रहा था। अचानक जयंत के गले से एक घुटी घुटी अजीब सी आवाज निकली। उसकी आंखें खौफ से फैल गई थीं, जैसे वो छिटक कर बाहर आ जाएंगी। उसने अपने कांपते हुए हाथ को धीरे से आगे बढ़ाया और अपनी तर्जनी से गड्ढे की ओर इशारा किया। उसकी उंगली बुरी तरह कांप रही थी। फिर एक सूखी, डरावनी और अस्वाभाविक आवाज में उसने पूछा, वो क्या चीज है? माली के हाथ से कुदाल जमीन पर गिर पड़ा। मैंने जमीन की ओर देखा और जो कुछ वहां था, उसे देखकर डर, हैरानी और अविश्वास से मेरी सांसें रुक गईं। गड्ढे के अंदर धूल से सना हुआ 10-12 इंच का एक साफ सुथरा पूरा का पूरा नर कंकाल हाथ पैर फैलाए चित पड़ा था। और इसी के साथ इस किताब की ये दूसरी कहानी यहीं खत्म होती है। ऑडोरा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ।